हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 पे, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि विनिर्माण क्या होता है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलना ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। जैसे कागज लकड़ी से बनाया जाता है। अभी आपको कागज का यूज करना है तो सीधे ऐसा तो नहीं होगा कि आप लकड़ी ले आओ और घर में उसका करो। नहीं, ये सब हमें मार्केट जाएंगे, हम कागज खरीद के लाएंगे और लकड़ी से कागज बनने की प्रोसेसिंग होगी फैक्ट्री में। तो लकड़ी से ज्यादा मूल्यवान हो गया कागज। चीनी गन्ने से बनती है, लोहा इस्पात लोह अयस्क से बनता है और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है। तो ये सब इनकी निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। अब देखते हैं कि विनिर्माण का महत्व क्या है। विनिर्माण को आर्थिक विकास की नींव कहा जा सकता है, क्योंकि जब हमें चीनी गन्ने से चीनी प्राप्त होगी तभी आगे विकास होगा। अगर गन्ने को हम लाके खुद ही अपने घर पे बनाने लगे तो वो विकास की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो किसान खेत में गन्ना उपजाता है वो उस गन्ने को बेचता है तो उसको पैसा प्राप्त हुआ, यानी उसका आर्थिक विकास हुआ। फिर फैक्ट्रीज उस गन्ने को खरीद के उसे चीनी में कन्वर्ट करती हैं, चीनी हम खरीदते हैं यानी हम फैक्ट्रीज को पैसा देते हैं। तो इस तरीके से पैसे का एक फ्लो आता है जो कि आर्थिक विकास के तहत इंक्लूड किया जाता है। विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराता है। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए, कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी जो सीधे तौर पर किए जाते हैं, जिनमें ज़्यादा मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन आजकल धीरे धीरे समय के साथ साथ कृषि में भी आधुनिकीकरण हुआ है और इसमें भी नई मशीनों औजारों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि ये द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में आ रही हैं। विनिर्माण उद्योग से बेरोजगारी व गरीबी में भी कमी आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में श्रमिक कह लीजिए या फिर लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जिससे कि सबको एक आय मिलती है। निर्मित वस्तुओं के उत्पाद से व्यापार में बढ़त के साथ साथ विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। किसी वस्तु का अगर हम उत्पाद करके उसका आयात करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, और निर्यात करेंगे तो हमें पैसा प्राप्त होता है। यानी पैसा विदेशों से अगर कोई वस्तु विदेशों कोई वस्तु भेजी जाएगी तो हमें उसके बदले में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। कच्चे माल को विभिन्न व अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करने से भारत का विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि व उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि कृषि में जो उत्पाद जैसे सिंचाई के पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीन आदि को उद्योगों में ही बनाया जाता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि अलग अलग नहीं है कृषि और उद्योग। क्यों? क्योंकि केवल कृषि है जो प्राथमिक उद्योग के तहत आ रही है, लेकिन उसको करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो उद्योगों में ही, मतलब औद्योगिक इकाइयां जो है, औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां निर्मित की जा रही है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना है? तो देखिए, 27% जो विनिर्माण है उसमें से 17% है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन व विद्युतीय ऊर्जा का योगदान है इसमें। अब देखते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति, कोई भी उद्योग है उसकी स्थिति को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण होते हैं कि इस उद्योग को किसी पर्टिकुलर स्थानीय जगह ही लगाना पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे आप कच्चा माल। उद्योग के लिए सबसे ज्यादा कच्चा माल आवश्यक होता है, तो जहां कच्चा माल भरपूर मात्रा में होगा वहां उद्योग स्थापित करने में फायदा रहता है। श्रमिक उपलब्धता, सस्ते श्रमिक भी मिलनी चाहिए, पूंजी भी होनी चाहिए, शक्ति के साधन भी होने चाहिए और बाजार। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक उद्योग को एक जगह केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि कच्चे माल से जब हम एक उत्पाद तैयार करते हैं तो उसमें बहुत मात्रा में कच्चा माल चाहिए होता है और कम मात्रा में उससे उत्पाद बनता है। जैसे हम बात करें कि 100 किलो गन्ने से 10 किलो चीनी बनती है, तो अगर हम उद्योग को गन्ने के खेत में लगाएंगे तो हमें फायदा रहेगा। चीनी की जो मिल है, श्रमिक भी आसानी से मिल जाएंगे। तो वो सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं जब किसी उद्योग की स्थापना की जाती है। आज के वैश्विक युग में उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता से काम नहीं चलता, बल्कि हमारी वस्तुओं में गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यक है। क्योंकि आजकल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमें भी अपने आप को आगे करने की आवश्यकता है। ये उद्योग और बाजार में एक संबंध बताया गया है। ठीक है, तो इसे अपन देखते हैं कि जैसे निवेश करने के लिए क्या होता है, कच्चा माल
होता है। ठीक है, उसके उत्पाद के घटक क्या हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना की कैसी इंडस्ट्री है, कहाँ लगाई गई है, कैसे सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं, आपके पास पूंजी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। फिर जो उत्पाद तैयार होता है उसको या फिर कहिए जो कच्चा माल होता है उसे परिवहन के माध्यम से कारखानों तक पहुंचाना होता है। तो वो भी एक समस्या है कि अगर परिवहन सुगम है, सरल है, तो वो आसानी से उसकी रेगुलर पहुंच रहेगी। फिर कारखाने से जो तैयार माल होता है, जिसे अपन उत्पाद कहते हैं, उसे पुनः परिवहन के माध्यम से बाजार में पहुंचाया जाता है। बाजार में जब इसे उद्यमी बेचता है तो उसे पूंजी प्राप्त होती है, जिससे वह पुनः अपने उद्योगों में निवेश करता है। तो ये एक साइकिल है जो उद्योग और बाजार के मध्य रहती ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्लासिफिकेशन याद होना ही चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योगों का योगदान 27% में से 17 ही है, क्योंकि बाकी भाग खनिज का, गैस, विद्युतीय ऊर्जा आदि का है। तो ये भी हमने देखा था। अभी खनिजों का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग आधार पे किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर है कि कच्चा माल आप क्या यूज कर रहे हो, आप कृषि का कर रहे हो या फिर खनिज आधारित कर रहे हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर अपन दो तरह से हैं, तो कृषि आधारित और खनिज आधारित। अगर अपन कृषि आधारित करते हैं तो उसके क्या क्या उद्योग होते हैं? तो जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, काफी, वनस्पति तेल आदि ये तमाम उद्योग ऐसे हैं जिसमें कृषि के उत्पाद ही कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज में क्या होगा? जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिजों को उपयोग में लिया जाएगा, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, मशीनरी, औजार और पेट्रो रसायन। क्लियर? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो जटिलता उत्पन्न करे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो भूमिका अर्थात मतलब आधारभूत उद्योग है या उपभोक्ता उद्योग है। आधारभूत उद्योग में क्या आ जाता है? जो कि मतलब एक बड़े उद्योग के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे जिसके उत्पाद या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे लोहा इस्पात है, तांबा है, प्रगलन, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन आदि। यानी जब तक एक उद्योग इनको तैयार नहीं करेगा, लोहा इस्पात, तांबा को, एल्यूमिनियम को पिघला के, तब तक दूसरे उद्योग में ये नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो बड़ा उद्योग है जो इनको रेडी लेता है, वो इन छोटे आधारभूत उद्योगों पर डिपेंड है। उपभोक्ता उद्योग में क्या आएगा? ये क्या होते हैं? सीधे उपयोग में कर लिए जाते हैं। जैसे चीनी है, फैक्ट्री से आई, हम सीधा उपयोग कर लेंगे। फैक्ट्री से कोलगेट बन के आया, हमने सीधा यूज किया। कोलगेट इन द सेंस ऑफ टूथपेस्ट। कागज आया, हमने यूज किया। उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री में कागज बना, फिर वो दूसरी फैक्ट्री में जाके उससे कुछ और बनेगा, फिर हम यूज करेंगे। तो जो सीधे फैक्ट्री से हमारे पास आते हैं, मतलब बाजार में आ जाते हैं, वो होते हैं उपभोक्ता उद्योग, यानी उनका हम उपयोग कर सकते हैं। और जो एक फैक्ट्री में तैयार होने के बाद, या फिर कहिए कि खनन किया गया, खनन से ये खनिज निकाले गए, फिर इसके बाद इन्हें एक दूसरी जगह भेजा गया जहां इनको कच्चे माल के रूप में बनाया गया, या फिर कच्चे माल से इन्हें उत्पाद के रूप में बनाया गया, फिर वहां से दूसरी फैक्ट्री ने खरीदा और उसने इनका उत्पाद से एक वस्तु का निर्माण किया गया, तो वो आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पूंजी निवेश के आधार पर, कि इसके आधार पर है कि बड़े उद्योग, छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग। देखिए नाम का पता चल रहा है कि बड़े उद्योग में पैसा, कच्चा माल, श्रमिक सब ज्यादा होगा। छोटे में क्या होगा? सब कम मात्रा में होगा। और कुटीर उद्योग क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि किसी विशेष मौसम पे, जैसे मकर संक्रांति आती है तो पतंगे ज्यादा उड़ाई जाती हैं, तो स्थानीय क्षेत्र की महिलाएं या पुरुष आपस में ही सामंजस्य स्थापित करके छोटे छोटे अपने घर में ही छोटे छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करने लगते हैं। जैसे पतंग बनाने का काम शुरू किया, अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। कई महिलाएं हुनरबाज इतनी होती हैं कि वो चटाई बना लेती हैं, अचार बना लेती हैं। तो ये कुटीर उद्योग होता है, मतलब वो अपने घर में भी रह रही हैं, दूसरा व्यक्ति आता है, उन्हें सब सुविधाएं मुहैया करवा देता है कि अचार के लिए जो जो सामान चाहिए था वो दे दिया, और वो बना के उसे दे देती है। बदले में वो अपना जो भी श्रम का होता है वो ले लेती हैं। तो ये हो गया निवेश के आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, कि मतलब ओनरशिप किसकी होगी। तो इसमें यह है कि एक या तो प्राइवेट होते हैं, या ठीक है, जैसे प्राइवेट, गवर्नमेंट, या फिर दोनों के
संयुक्त होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के क्या क्या होते हैं, इसमें दोनों चीज़ें यानी पैसा और जो गवर्नमेंट्स होती है वो दोनों ही गवर्नमेंट की होती है। जैसे भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें। प्राइवेट में क्या क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति द्वारा संचालित होते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है जो आजकल आप सबके को पता ही है। तो वो सब चीज़ें एक व्यक्ति के अधीन है, इसलिए वो निजी क्षेत्र की हो गई है। टाटा एक निजी क्षेत्र की है, ठीक है। और जैसे अडानी है, ये सब चीज़ें एक ही व्यक्ति के अधीन है, तो ये निजी क्षेत्र की हो गई। अब हम बात करते हैं संयुक्त, यानी प्राइवेट गवर्नमेंट का भी है और उसमें किसी निजी व्यक्ति की भी भागीदारी है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये कुछ ऐसी कंपनी है जो संयुक्त उद्यम में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं सहकारी उद्योग। इसमें क्या है कि कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। यानी इसमें क्या है कि प्रॉफिट हुआ तो भी दोनों में बटेगा, मतलब जो एक प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा जो उसमें मेहनत कर रहा है, और अगर लॉस हुआ तो वो भी बटेगा। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति खेत में गन्ना उपजा रहा है, उसकी बॉन्डिंग होती है फैक्ट्री के साथ, वो अपना गन्ना फैक्ट्री में भेजेगा, चीनी मिल वाले उसको चीनी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो दोनों में एक सामंजस्य स्थापित है, वो है सहकारी उद्योग। केरल का नारियल तेल उद्योग इस तरह का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। जैसे इसमें आएगा भारी उद्योग। भारी उद्योग में आ जाता है लोहा तथा इस्पात आदि, और हल्के में हो जाते हैं कच्चे माल का प्रयोग कर हल्का तैयार माल जो तैयार करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो जैसे सूती वस्त्र हुआ आपका, पटसन हुआ, रेशम हुआ, ऊनी वस्त्र, चीनी या वनस्पति तेल आदि क्या है, कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अपन पढ़ लेते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई या हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे। देखिए क्या है कि जब हैंडलूम और पावरलूम दो शब्द आपने सुने होंगे, जब कोई किसी भी उद्योग में हाथ से बनाया जाता है तो हैंडलूम, हाथ से बनाया गया तो हैंडलूम कहलाया, लेकिन वहीं हाथ की जगह पावर यानी ऊर्जा का उपयोग कर लिया गया तो वो क्या हो जाता है, पावरलूम। तो पहले सब किससे था, हैंडलूम था। आज भी आपने देखा होगा कि हर बड़े बड़े शहरों में होता है कि हैंडलूम की शॉप है, तो आप जाके वहाँ देखते हैं तो पता चलता है कि थोड़े महंगे हैं लेकिन वो बड़े सुंदर दिखते हैं क्योंकि वो हाथ की कारीगरी से बनाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा, यानी पावरलूम। औपनिवेशिक काल में हमारे परंपरागत उद्योग इंग्लैंड की मशीन से निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय क्या था, हमारे यहाँ तो था हैंडलूम, प्रोडक्शन भी कम होता था, कंपैरिजन इतनी सुंदर भी नहीं दिखते थे। अब मशीन का तो लगता ही अच्छा है, लेकिन इंग्लैंड में क्या था, मशीनों से निर्मित थे, तो उस समय हमारे भारत में वस्त्र उद्योग को बहुत हानि हुई थी। भारत में सूती वस्त्र की बहुत सारी मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में हैं, क्योंकि वहाँ इस उद्योग के स्थानीय कारण उपलब्ध हैं। अभी ये अगर आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, तो यहाँ आप बताइएगा क्यों किसी उद्योग के स्थानीयकरण में कई मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। भारत जापान को जूट निर्यात करता था, भारतीय सूती वस्त्र को अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका आदि आयात करते हैं, क्योंकि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये देखिए सूती वस्त्र के मुख्य केंद्र हैं जो आपको इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, तो आप एक बार देखिएगा इन्हें। अब देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग को समस्याएं क्या क्या आ जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पुरानी मशीनें होती हैं, श्रमिकों की कमी होती है, कठिन प्रतिस्पर्धा है, बिजली आपूर्ति नहीं होना। तो भारत में हर जगह समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ धीरे धीरे सुधार किए जा रहे हैं। देखिए ये व्यक्ति है, खुद अपना सारा काम कर रहा है, बना रहा है, और यहाँ पे पावरलूम आ गया तो वो ऑटोमेटिक ही धागा बन रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं पटसन उद्योग। तो इसमें है भारत पटसन, वो पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक देश भी है भारत। सन 2010-11 में भारत ने लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इसमें अधिकांशतः पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी
और 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला के रूप में स्थित है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए कि कभी पूछ सकते हैं कि पटसन मेखला कहाँ है, तो वही पटसन मेखला जो है वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर है। क्लियर, हुगली नदी पे ही क्यों स्थित है, इसके क्या क्या कारण हैं? तो देखिए, इसके कारणों की हम बात करें तो पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता है, सस्ता जल परिवहन है क्योंकि वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्र उपलब्ध हो जाता है आसानी से, सड़क रेल जल परिवहन का जाल है, कच्चे माल को मिलों तक ले जाने में सहायक होता है, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल है, सस्ता श्रमिक उपलब्ध होता है और पत्तन की सुविधा होना आदि ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी उद्योग को एक पर्टिकुलर जगह स्टैब्लिश होने में या फल फूलने में। नेक्स्ट हम देखते हैं चीनी उद्योग। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि गुड़ और चीनी से रिलेटेड जो सामान होता है यानी खांड सारी के उत्पादन में पहला स्थान है। तो चीनी के उत्पादन में दूसरा है और गुड़ और रिलेटेड चीज़ों में पहला है। इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या प्रयुक्त कच्चा माल है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे गन्ना आपके खेत में पैदा हुआ तो उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही उसे दिन बीतने लगते हैं तो सुक्रोज की मात्रा घटती जाती है और सूखता जाता है गन्ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसान बहुत आत्महत्या करते हैं चीनी उद्योग के ज़्यादातर। तो उसका यही कारण है कि अगर समय से वो फैक्ट्री में नहीं पहुंच पाता है तो उसमें सुक्रोज की मात्रा गन्ने में घटती जाती है। फिर जहां 100 किलो गन्ने से 10 किलो चीनी बन रही थी और उनको उस अकॉर्डिंग मूल्य प्राप्त हो रहा था, वहां अब उससे 1 किलो ही चीनी बनेगी। तो ये बहुत निराशाजनक स्थिति होती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में फैली हुई हैं और चीनी मिलों की सबसे बड़ी बात यह है कि 60% यूपी और बिहार में है। वर्तमान में दक्षिण भारत में भी चीनी मिलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और मुख्य कारण है कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होना और अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु होना है। अब देखते हैं कि हर उद्योग की तरह चीनी उद्योग की भी समस्याएं हैं। तो इस उद्योग की क्या है कि एक अल्पकालिक उद्योग है, अर्थात एक समय विशेष में ही गन्ने का उत्पादन किया जाता है और तभी उससे चीनी बनाई जाती है। तो ये एक सीजनल उद्योग हो गया। पुरानी तथा असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, तो वो भी एक समस्या है और परिवहन अक्षमता भी मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हमने देखे थे कृषि आधारित उद्योग, अब हम देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज तथा धातुओं को कच्चे माल के रूप में जहां उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे इसमें पहला है लोहा तथा इस्पात उद्योग। तो ये एक आधारभूत उद्योग है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों है? क्योंकि ये अन्य बड़े उद्योगों को मशीनरी प्रोवाइड करवाता है, यानी उनके लिए ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी का प्रोडक्शन करता है, इसलिए ये आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण तथा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बनाने के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। अब देखिए, किसी भी लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा कुकिंग कोल और चूना पत्थर का जो रेशियो है ना 4:2:1 रखा गया है। और जो इसका प्रोडक्शन होता है उसे सेल करता है और वही बेचता है। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस्पात की सर्वाधिक खपत करने वाला देश भी कौन सा है? चीन है, ये आपको याद होना चाहिए। भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र में अधिकांशतः लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है वो छोटा नागपुर पठार में हुआ है, क्योंकि सारी फेवरेबल कंडीशन है इस उद्योग के डेवलपमेंट के लिए। वहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, कच्चे माल भी पास है, स्थानीय बाजार है, आदि सारी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए समस्याएं क्या क्या हैं इस उद्योग की। तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, कुकिंग कोयला लिमिटेड है जो ज़्यादा चाहिए होता है, कम श्रमिक उत्पादकता हो जाती है, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। उद्योगों के लिए ऊर्जा की तो सतत आपूर्ति होती है, लेकिन जहाँ अनियमित हो जाती है वहाँ परेशानी है। अविकसित अवसंरचना, ये भारत के डायग्राम में दिखाए गए हैं, जैसे भिलाई, येरा, हीरापुर, राउरकेला, ये सब चीज़ें हैं जो आपको मैप में दिखाई गई हैं। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम प्रगलन, कि एल्यूमिनियम को मेल्ट करके क्या बनाया जाता है। भारत में एल्यूमिनियम दूसरा इंपॉर्टेंट उद्योग है। यह हल्का भी होता है, जंग अवरोधी होता है, ऊष्मा को सुचालक होता है, लचीला
आदि होता है तथा अन्य धातुओं का मिला के इसको कठोर बनाया जाता है। हल्का है इसलिए इससे हवाई जहाज भी बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा घर में बर्तन यूज़ होते हैं, तार बनाए जाते हैं बिजली के, साइकिलें बनाई जाती हैं जो महंगी आती हैं काफ़ी, क्योंकि वो एल्यूमिनियम की बनी रहती हैं। देश में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र जो हैं वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु स्थित हैं। देखिए ये है कि किस तरीके से एल्यूमिनियम को पिघला के ऐसे चादरों में कन्वर्ट किया जा रहा है और इन चादरों को दूसरे उद्योगों में भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री की। तो भारत में क्या है कि ये बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि केमिकल के उपयोग में तो हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। लघु तथा वृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां इसमें सम्मिलित हैं। इस उद्योग में रासायनिक खनिजों का प्रयोग होता है। अकार्बनिक रसायनों की बात करें तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन डाई आदि बनते हैं। और नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश से कांच, साबुन, शोधक, अपमार्जक आदि बनते हैं। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, रंजक पदार्थ, दवाइयां आदि बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उर्वरक। तो उर्वरक का तो आप सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की पैदावार लगातार बढ़ाने के लिए भरपूर मात्रा में हम उपयोग कर रहे हैं उर्वरकों का। हम उर्वरकों में उपयोग में पाकिस्तान से भी आगे निकल चुके हैं। तो उर्वरक एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन को तो बढ़ाते हैं लेकिन ज़मीन को बंजर करते हैं और हमारे शरीर में भी तमाम बीमारियों को जन्म देते हैं। तो उर्वरक उद्योग में देखेंगे, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फोरिक उर्वरक जिसे DAP कहते हैं, अमोनियम फास्फेट आदि 3 पोषक तत्वों से, इसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के इर्द गिर्द ही होते हैं। पोटाश भारत में नहीं होता है, पूरी तरह मंगाया जाता है। हरित क्रांति के पश्चात भारत में गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरल राज्यों में उद्योग बहुत ज़्यादा फैल गया है उर्वरक उत्पादन का। और ये जो राज्य हैं ये कुल जितना भारत में उत्पादित होता है उसका 50% उर्वरक उत्पादन करते हैं। अन्य में फिर ये सब आ जाते हैं बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा आदि। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा कि जब खेत में किसान फसल उगाता है तो कीटनाशकों से बचाने के लिए तमाम उर्वरकों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट उद्योग। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में जरूरी होता है। सीमेंट का पहला कारखाना भारत में 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि पहला कारखाना कहाँ लगा था, 1904 में चेन्नई में। नेक्स्ट हम देखते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी जो उद्योग है वो विशेषकर ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बनाए जाते हैं। और कहाँ हैं ये ज़्यादातर? दिल्ली में, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास है। पहले आपने देखा होगा कि मारुति कार जो थी उसका बनने का एकमात्र कारखाना नोएडा में था। अब तो बहुत सारी कार की फैक्ट्रीज हो गई हैं जो इन क्षेत्रों में आ चुकी हैं। नेक्स्ट आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या क्या हैं। तो आपको पता है कि टीवी, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर आदि सब क्या हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के तहत आते हैं। बेंगलोर को आजकल इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इसका क्लस्टर बन गया है। नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में भी ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण ये कि भारत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कि इस उद्योग के लिए आधारभूत है उसका लगातार विकास हो रहा है। अब देखते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय निम्नीकरण के क्या क्या कारण हैं। तो देखिए, वायु प्रदूषण है, ये उद्योगों से जो भी गैसें निकलती हैं उनको फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो वायु प्रदूषण का एक भाग है जिससे कि पर्यावरण में भी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में तो आप सबने ही पढ़ा होगा, जो 1984 में हुई थी। तो वो है इसका, वहाँ भोपाल में आज भी लोग वायु प्रदूषण में से संक्रमित चल रहे हैं। जल प्रदूषण की बात करें तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो अपने कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को बिना संशोधित करे सीधे ही छोड़ देती हैं समुद्र में या नदियों में। तो उससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
और इसके कौन कौन से उद्योग हैं जो इसे बढ़ाते हैं? कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधन, चमड़ा उद्योग आदि। तापीय उद्योग की अगर हम बात करें तो जब जो भी फैक्ट्रीज होती है उसमें लोहे वाली, उसमें क्या होता है, लोहे को ठंडे करने के लिए बड़े मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो उनको सीधे गर्म पानी को सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर तापीय प्रदूषण होता है क्योंकि उस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो भी वहाँ की फ्लोरा फोना होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कई जीव मर भी जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो उनमें से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं, या फिर आपका घर रोड के पास है तो हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं, तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। केवल फ्रस्ट्रेशन ही नहीं होती बल्कि सुनने का डिसऑर्डर भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर आदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि जल का न्यूनतम कम से कम उपयोग करें, और जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको रिसाइकिल और रीयूज़ करें। ठीक है, जैसे किचन का जो पानी है आप सब्जियां धोने के लिए यूज़ करते हैं, उसको आप पुनः टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने घर पे हम रिसाइकिल सोर्स लगवा के उसको पुनः फिल्टर करवा सकते हैं और यूज़ में ले सकते हैं। जलापूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण किया जा सकता है। नदियों व तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन किया जाए, मतलब एक बार उनको अपशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया जाए और टेम्परेचर ठीक करके फिर उसको पानी में डाला जाए। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। सबसे पहले तो यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन होगा कि ठीक है, यांत्रिक साधन अर्थात वहीं कोई फिल्टर लगा के कर दिया जाए शोधन। जैविक क्रियाओं द्वारा शोधन किया जाए, और तीसरा है जैविक और रासायनिक भौतिक तीनों क्रियाओं द्वारा किया जाए। तो इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो स्वस्थ रह सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पेड़ काटें कम और पेड़ लगाएं ज़्यादा। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको ज्योग्राफी रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में किसी भी टॉपिक के रिगार्ड्स में पूछ सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।